नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। मैंने पहले वाले वीडियोस के अंदर मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल ए, फाइनेंशियल बिल बी, इनके बारे में पढ़ाया था। अब आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। तो इससे पहले कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स हैं इस बिल की उसके अंदर जाएं, पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है। जी देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, जब बना था, जब हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था उसे, तब उसके अंदर लगभग 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और प्रियम्बल भी जो था वो एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं था जिस फॉर्म में आज है। उसके अंदर नए वर्ड जैसे कि सेक्युलर, सोशलिस्ट, ये बाद में जोड़े गए। तो आखिर ये करना पॉसिबल कैसे हो पाया? ये करना पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम जब चाहे तब चेंजेस कर सकते हैं। हम एज इन जो पार्लियामेंट है हमारा, वो जब चाहे तब चेंजेस कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो किन किन टेक्निकल लीगैलिटीज़ के अराउंड घूमता है, क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं। तो आइए हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके बारे में बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 20 है। इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, ये बात करता है पार्लियामेंट की पावर की टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसीजर की, जिस प्रोसीजर के तहत ये अमेंडमेंट कैरीड ऑन होगा। तो इससे पहले कि हम आर्टिकल 368 के बारे में और बात करें, हम पहले ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कितने तरीके से हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली 3 तरीकों से हो सकता है। अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है? अमेंडमेंट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 3 तरीकों से हो सकता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जिन 3 तरीकों से होता है वो है सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से और तीसरा तरीका है स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स का भी अप्रूवल चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो जैसा कि नाम से अंडरस्टूड है कि सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं हाउस के अंदर या तो लोकसभा में या राज्यसभा के अंदर, उसका अगर 50% से ज़्यादा अगर लोग एग्री कर जाते हैं तो फिर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास्ड माना जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर जिस हाउस के अंदर ये बिल गया है उस हाउस का 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग,
इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि हाउस के अंदर लगभग 565, 550 ऐसे कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है। अब 550 का जो 50% है वो कितना हो जाएगा, 500 का हो जाएगा 250 और 50 का हो जाएगा 25, तो अराउंड 275 मेंबर्स का अग्रीमेंट होना चाहिए, का अप्रूवल होना चाहिए इस बिल को पास करने के लिए। इसके साथ में सिर्फ 275 से कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए उसमें से 400 मेंबर्स प्रेजेंट हुए, या मान लीजिए इससे ज़्यादा 450 मेंबर्स प्रेजेंट हुए, तो इसका 66% कितना हो जाएगा, 2/3, ये हो जाएगा अराउंड 300 है, कुछ 301, 302 ऐसा कुछ होगा। तो इतने मेंबर्स होने चाहिए, इतने तो होने ही चाहिए। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का। इसके अलावा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होने चाहिए, तब जाकर के ये बिल माना जाएगा कि स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ है। अब ये है अगला, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। ये कैसे होता है? स्पेशल मेजोरिटी तो होगी ही होगी लोकसभा की और राज्यसभा की। इसके अलावा जितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, 29 है, 30 है, उसका 50% स्टेट्स को अग्री करना पड़ेगा कि हाँ ये बिल हम अप्रूवल देते हैं, तो आप इसको पास कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी तो है ही, उसके अलावा 50% या उससे ज़्यादा स्टेट्स का अप्रूवल। और ये अप्रूवल कौन सी मेजॉरिटी से होगा? सिंपल मेजॉरिटी से होगा। मतलब स्टेट की जो स्टेट असेंबली है उसके अंदर 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर बोल देंगे कि हाँ भाई इस बिल को पास कर दिया जाए, तो फिर वो बिल पास माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मैटर्स हैं जिसके अंदर ये पर्टिकुलरली चीज़ें यूज़ होती है। देखिए, एक चीज़ तो बहुत ही अंडरस्टूड है कि सिंपल मेजॉरिटी के अंदर वो मैटर्स डाले जाएंगे जिनके अंदर अगर बदलाव करना है तो वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर्स ना हो, जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए हो। तो हम ऐसे मैटर्स को इनमें डाला है हमने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व ना करते हों, जिनको अगर पार्लियामेंट चाहे जब चेंज कर सके और ज़्यादा उसके अंदर रुकावटें ना बने, ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम ना हो। बिकॉज ये जो भी वोटिंग्स हैं, ये जितना भी हो रहा है, अगर ये टाइम लग रहा है चीज़ों के अंदर, तो कोई वजह है कि उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दिया गया है अप्रूव कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें डाली जाएगी जिनको अप्रूव कराने के लिए ज़्यादा टाइम पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये अंडरस्टूड हुआ है कि सिंपल मेजॉरिटी में वो चीज़ें आएंगी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की जिनके अंदर चेंज करना इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है, और है भी तो स्टेट्स की उतनी पावर नहीं है अगर वो कुछ भी इंटरवीन कर सके उसके अंदर जाकर के, या इंटरफेयर कर सके कि नहीं ये चेंजेस मत लेकर के आओ। या फिर लोकसभा और राज्यसभा के पास में स्पेशल मेजॉरिटी से इसको नहीं ले जाना की ज़रूरत है। उन सारी चीज़ों को डाला गया है सिंपल मेजॉरिटी के अंदर, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब कौन कौन से मैटर्स हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा, टोटल 17 to 18 मैटर्स हैं, वो सारे हम देखेंगे अभी कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी के कौन कौन से टोटल मैटर्स हैं जो कि इसके अंदर आएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है स्टेट से रिलेटेड, कि अगर स्टेट्स का बाउंड्री, नेम अगर ये चेंज करना है तो फिर हम इसको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही कर सकते हैं। मान लीजिए अभी जैसे किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी कुछ भी, जैसे कोई जगह का नाम चेंज करना है, राजस्थान का नाम कुछ और करना है, महाराष्ट्र का नाम कुछ और करना है, तो उसको करने के लिए स्टेट्स का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा और ना ही स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। अगर पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से भी करता है तो उसको चेंज किया जा सकता है। स्टेट्स का बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, न्यू स्टेट को बनाना है, अगर एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर मिलाकर के एक और नई स्टेट बनानी है तब भी वो इसके अंदर हो जाएगा। तो ये पहला तो है स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं
जो स्टेट का अपर हाउस होता है, जैसे अगर बाइकेमरल हो जाए स्टेट, तो स्टेट के अंदर भी एक दूसरा हाउस होगा, जैसे विधानसभा है और विधान परिषद हो जाए, तो वैसा ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं इनका जो बनाने का होगा क्रिएशन और एबॉलिशन, ये दोनों ही चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से की जा सकती हैं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ले लेते हैं। अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा कि जो जूनियर जजेस हैं सीजेआई के अलावा बाकी के जो भी जजेस हैं उनका अगर नंबर बढ़ाना है, इन्हें प्यूजिंग जजेस कहा जाता है। नंबर ऑफ प्यूजिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक तो ये कि अगर इन नंबर को कम करना है या बढ़ाना है तो ये पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना है, कि जो उनका लॉ का दायरा है अगर उसको इंक्रीज करना है, तो भी हम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। इंक्रीज इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि पार्लियामेंट से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं, कि पार्लियामेंट खुद अपने कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से चेंजेस कर सकती है। याद रखिएगा, मैं ये सारे चेंजेस की बातें कर रहा हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करने हैं। तो ये सारे जो चीज़ें लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कोई स्टेट का नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, मान लीजिए केरला का नाम दिया गया है और उसे नाम को चेंज करना है, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाएगा, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, तो ये देखिए पार्लियामेंट का और क्या क्या है जो हम चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर एक तो कोरम है। कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होने चाहिए पार्लियामेंट की किसी भी हाउस की सीटिंग के अंदर, जिसके बिना जो सेशन है वो प्रोसीड नहीं कर सकता है। तो ये ड्यूटी होती है चेयरमैन जो हैं, या तो राज्यसभा के या स्पीकर है लोकसभा के, कि मिनिमम इतने मेंबर्स तो प्रेजेंट हो ही हों। तो कोरम हो गया। इसके अलावा जो अलाउंसेस हैं, सैलरीज ऑफ एमपीज, इनको चेंज करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। इसके अलावा जो प्रिविलेजेस हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसको चेंज करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। जो यूज ऑफ लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है पार्लियामेंट की, उसके अंदर यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये सारे एक ही साथ आ जाते हैं। ठीक है, और ये पार्लियामेंट के बेसिक हो गए। और अब देखते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ फॉरगेट मत कीजिएगा, बिकॉज अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो सिटीजनशिप जो है, ग्रांट करना या फिर रिजेक्ट करना, रिपील कर देना, मना कर देना, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी? सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। या तो देना या छीन लेना, ये दोनों चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैटर्स हैं, लेकिन लगभग हो गए 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और भी चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, तो ये इन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, आइए देखते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी से क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी से दो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो आप हमेशा याद रखना ही रखना। एक तो है फंडामेंटल राइट, दूसरा है डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इन दोनों के अंदर चेंजेस करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही है फंडामेंटल राइट। इससे रिलेटेड लंबे चौड़े केसेस लड़े गए हैं कि फंडामेंटल राइट की अमेंडेबिलिटी, क्या उसको चेंज करने का अधिकार है पार्लियामेंट के पास में। अभी हम करेंगे डिस्कस उन केसेस को। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज, ये दोनों स्पेशल मेजॉरिटी से होंगे। और भी चीज़ें हैं कि जो इसके अंदर नहीं आएगी और इसके अंदर नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें आ जाएगी स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर। ठीक है, अब स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ज़्यादा मैटर नहीं है इसके अंदर, थोड़े थोड़े ही हैं। आप इनको आर्टिकल वाइज भी याद रख सकते हैं। तो आर्टिकल 54, 55,
ये दोनों हैं प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट स्टेट की जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट असेंबलीज़ के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए उनका बिल्कुल राइट बनता है कि अगर कोई चेंजेस लाया जाए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, तो फिर उनसे भी पूछा जाए कि भाई इस चेंज को लाया जा रहा है, क्या आप अप्रूवल देते हैं। तो वहाँ पे अगर 50% स्टेट्स अगर अप्रूवल दे देते हैं तो फिर मैनर ऑफ इलेक्शन जो है या फिर क्वालिफिकेशन जो है और भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें चेंज की जा सकेगी। आर्टिकल 54, 55, इसके अलावा आता है आर्टिकल 73। मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इनको। आर्टिकल 73, आर्टिकल 73 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। आर्टिकल 73 का मतलब है जो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर का जो एक्सटेंट है, कि लॉ जो बनाया है पार्लियामेंट ने, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जितना एक्सटेंट है यूनियन के पास में, जितनी पावर्स है, जो कि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है सारे एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, उनका एक्सटेंट कितना है, उनका दायरा कितना है, वो डिसाइड करता है आर्टिकल 73। तो अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो ऑब्वियसली स्टेट से पूछना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन है जिसके अंदर कोई ऐसी कोई पावर है यूनियन के पास में जिसके अंदर स्टेट की भी कुछ पावर रहती है। मान लीजिए एग्रीकल्चर है, तो कुछ चीज़ें एग्रीकल्चर की स्टेट के पास रहती है, कुछ चीज़ें यूनियन के पास रहती हैं। हालांकि स्टेट सब्जेक्ट है, बट कुछ पावर्स यूनियन के पास भी हैं। तो अगर कल को यूनियन उस पावर को बढ़ाना चाहता है कोई लॉ ला करके, तो उस लॉ को लाने के लिए पहले उनको संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा स्टेट से पूछ करके, और फिर ये होगा कि अच्छा भाई अब दायरा जो है एग्जीक्यूटिव पावर का यूनियन का, उसे बढ़ाया जा सकता है, गो अहेड, अब आगे जो करना है करिए, स्टेट्स को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 73 का ये इंपॉर्टेंस हो गई, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर आता है आर्टिकल, इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है आर्टिकल 162, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स, कि स्टेट्स की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो स्टेट्स का जो एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंट है, ये कितनी फैली हुई है, क्या कोई पावर कहीं यूनियन के पावर में तो इम्पीड नहीं कर रही, कहीं एक स्टेट दूसरे स्टेट की पावर के अंदर तो इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी आर्टिकल 162 से। तो अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, कम करनी है पावर या बढ़ानी है, तो ये दोनों चीज़ें कैसे देखी जाएगी आर्टिकल 162 के तहत। और चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 162 हो गया। फिर आता है आर्टिकल 241। 241 क्या है दोस्तों? 241 है यूनियन टेरिटरीज के अंदर, हालांकि वैसे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में कोई भी चेंजेस करने होंगे तो वो सिंपल मेजोरिटी से ही होंगे। यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री बढ़ानी है, कम करनी है, कुछ भी करना है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज के जो हाई कोर्ट्स हैं, जो आर्टिकल 241 में आते हैं, उनके अंदर अगर कोई भी चेंजेस करने होंगे तो वो होंगे कैसे, स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। क्यों? क्योंकि स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट्स जो हैं वो खुद के तो हैं नहीं मोस्टली हाई कोर्ट्स, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई नेबरिंग स्टेट जो है उसी के अंदर उस यूटी का, यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट जो है वो सबमर्ज रहता है, उसी के पास में रहता है। बिकॉज यूनियन टेरिटरी इतनी बड़ी टेरिटरी नहीं है कि उसका खुद का हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया जाए। चंडीगढ़ का है तो वो हाई कोर्ट जो है उसी का लगता है, पंजाब का ही। कोई और भी है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसके अंदर और भी आसपास के आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल 241 जो है ये हाई कोर्ट्स ऑफ यूटीज़, इसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो आर्टिकल 241 के हिसाब से होंगे, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 279A। 9A 279A बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है, क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन में रहता ही रहता है। ये है क्या? ये है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के अंदर अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो ऑब्वियसली स्टेट्स के अप्रूवल चाहिए होंगे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के अंदर सारे स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं, सबको कुछ ना कुछ वोट दिए गए हैं। कोई भी डिसीजन जो होता है उसके अंदर स्टेट्स का अपना, हम देखेंगे आगे जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस पढ़ेंगे सेंटर और स्टेट्स के, तब हम देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल का अप्रूवल क्यों चाहिए,
स्टेट्स का अप्रूवल क्यों चाहिए, बस अभी के लिए याद रखोगे आर्टिकल 279A जो है वो जीएसटी काउंसिल है, और जीएसटी काउंसिल के अंदर अगर कोई भी चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू तो हमें स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। तो अगला है लेजिस्लेटिव पावर जो है स्टेट्स की, उसके अंदर अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं ऑफ स्टेट्स, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगी स्पेशल मेजॉरिटी बाय विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हमें जुडिशरी का जो है सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट जो है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के अंदर अगर हमें मेजर चेंजेस करने हैं, जैसे हमने भी यहाँ पे देखे थे, ये तो छोटे मोटे चेंजेस थे, इनके अलावा अगर कुछ मेजर चेंजेस करने हैं हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे भी हमें क्या चाहिए होगा, स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। क्यों? क्योंकि ये फेडरल मुद्दे हैं सारे के सारे, जितने भी फेडरल मुद्दे होंगे, फेडरल मुद्दे जितने भी होंगे, इन सारे के सारे मुद्दों के अंदर जो कि सेंटर और स्टेट दोनों की पावर से रिलेटेड है, कहीं स्टेट्स की पावर कर्टेल तो नहीं हो रही है, जहाँ पे भी स्टेट्स की पावर थोड़ी सी भी कम हो रही है वहाँ पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स चाहिए होगा। इनके अलावा जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 के अंदर जो कि सेंटर की, स्टेट्स की और कॉन्करेंट, इसके अंदर 3 लिस्टें हैं, हर एक को अपने अपने कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं, आइटम्स दिए हैं जिनके अंदर वो लॉज बना सकती है। तो ये सारे अपने अपने दिए हैं तीनों को, अगर इनके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, कोई आइटम उठा करके सेंटर से स्टेट में डालना है, या फिर कॉन्करेंट से उठा करके सेंटर में डालना है, या स्टेट से उठा करके सेंटर में डालना है, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा स्टेट्स का अप्रूवल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो है, शेड्यूल 5 जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह वैसे कम है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ये दोनों किस दायरे के अंदर जाएंगे? शेड्यूल 5 जो है वो है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और शेड्यूल 6 जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। वैसे बेसिकल आइडिया तो ये जाता है कि ये स्पेशल मेजॉरिटी है इसमें जाएगा, ऐसा नहीं है, ये जाएंगे सिंपल मेजॉरिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल सेंटर का अधिकार है चेंजेस करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हमने डिस्कस कर ली, और हमने ये देखा कि किस किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से, और स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स के थ्रू, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, हमने अभी ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर किन किन तरीक़ों से होगा। ये दोनों आर्टिकल 368 के थ्रू होंगे, ये विदाउट आर्टिकल 368 होगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की क्या क्या लीगैलिटीज़ हैं। तो आइए देखते हैं। तो अभी तक हमने ये बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो है वो प्रोसीजर क्या है, 368 से कौन सा होगा और 368 के बिना कौन सा हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसकी क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये बिल किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इसमें पेश नहीं हो सकता है ये बिल, सिर्फ राज्यसभा या लोकसभा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इस बिल को कोई मिनिस्टर भी लेके आ सकता है और कोई प्राइवेट मेंबर भी लेके आ सकता है। तो मैं बोलूँगा कि प्राइवेट मेंबर जो है, कौन होता है प्राइवेट मेंबर? प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं होता है। मोस्टली ऐसे बिल जो है वो अपोजिशन के थ्रू आते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर ये बिल किसी डेडलॉक में फंस जाए, मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा सहमति पे ही ना पहुंच पाए, तो बाकी के बिल्स में तो क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल के अंदर तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो प्रिजाइड करते हैं उनके जॉइंट सिटिंग को, फिर दोनों की जॉइंट सिटिंग की जो फिर वोटिंग होती है सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड होता है ऑर्डिनरी बिल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसके अंदर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है।
तो जॉइंट सिटिंग इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होके जब ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो देखिए बाकी के बिल्स के अंदर तो प्रेसिडेंट के पास में वीटो होती है, एब्सोल्यूट वीटो है या फिर सस्पेंशन वीटो है या फिर पॉकेट वीटो है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में कोई वीटो नहीं होती, यहाँ पे प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना ही पड़ता है, हैज़ टू गिव असेंट। और ये तो हो गई फोर्थ चीज़। फिर एक और चीज़, इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन भी नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की, तो ये बिल विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट भी हाउस के अंदर पेश हो सकता है। नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नीडेड, ठीक है। तो हमने ये बेसिक चीज़ें देखी और ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है। वैसे तो लगभग बाकी सारी चीज़ें होती वैसे ही हैं जैसे कि दूसरे बिल्स में होती हैं, बस ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पेश नहीं हो सकता है, प्राइवेट मेंबर इसको पेश कर सकता है दोनों हाउसेस पे, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, और प्रेसिडेंट जो है उनको असेंट देना ही पड़ेगा, अनुमति देनी ही पड़ेगी, एक्ट बनेगा ही बनेगा वो, और नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो अभी तक अगर थोड़े फैक्ट्स की बात करें तो अभी तक लगभग 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आ चुके हैं पार्लियामेंट के आगे, जिसके अंदर से 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, मतलब 105 बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो चुका है। तो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि 395 से 465 आर्टिकल्स हो गए, कुछ आर्टिकल नए भी आए हैं, कुछ आर्टिकल हटे भी हैं, और शेड्यूल 8 से 12 भी हो गए। तो उन सारे आर्टिकल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ऑल इन ऑल हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में समझा, हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो कितने तरीक़ों से हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 तरीक़ों से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। एक किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी से, एक किया जा सकता है स्पेशल मेजॉरिटी से, और एक किया जा सकता है स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। तो जो सिंपल मेजॉरिटी का जो तरीका है वो आर्टिकल 368 के थ्रू नहीं होता है। जो बाकी के दोनों तरीके हैं, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, इन दोनों का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 के अंदर दिया गया है, और उस प्रोसीजर के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा अगर किसी इंपॉर्टेंट मैटर को लेना है तो। फिर हमने ये कुछ चीज़ें देखी कि बिल कहाँ पेश होगा, कहाँ पे नहीं होगा, और क्या क्या और लीगैलिटीज़ हैं। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो सारी समझ ली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी, और एज ए सिटीज़न अगर हम समझना चाहते हैं हमारे संविधान को तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता सकते हैं, मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।